Good morning, students. I am Preeti Sharma from Adarsh Niketan Senior Secondary School, Jhunjhunu, your SST teacher. Today we will study our fifth chapter, Major Domains of the Earth, last topic, Biosphere. ठीक है, इसके हमने डिफरेंट लेयर्स के बारे में स्टडी किया. एटमॉस्फेयर के बारे में, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर. लिथोस्फेयर मीन्स आवर लैंड सरफेस एरियाज, atmosphere means our air surface areas, hydrosphere means water, and our last topic is biosphere. Page number 36. Take out page number 36. Biosphere. The biosphere is the narrow zone of the contact between land, water and air. कि biosphere हमारे एनवायरमेंट का वो पार्ट है जहां पर लैंड, वाटर एंड एयर ऑल आर इंटरेक्ट विथ ईच अदर. मीन्स जहां पर लैंड सरफेस एरिया प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है एंड एयर प्रेजेंट है. इन तीनों के कॉम्पोजिशन से क्या बनता है? बायोस्फीयर बनता है. ठीक है, इन ये तीनों चीजें जहां प्रेजेंट होती है वो क्या कहलाती है? बायोस्फीयर कहलाती है. इट इज इन दिस जोन दैट लाइफ दैट इज यूनिक टू दिस प्लैनेट. यही वो एसेंशियल पार्ट है हमारे अर्थ का जिनसे लाइफ सरवाइव कर सकते हैं. यानी कि यहाँ पर अर्थ के ऊपर लाइफ है तो वो किस वजह से? वाटर और एयर के कारण है ना. तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सरवाइव करते हैं. इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? अर्थ को यूनिक प्लैनेट. अर्थ को क्या कहा जाता है? यूनिक प्लैनेट. अर्थ इज नोन एज यूनिक प्लैनेट. क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर वाटर और एयर प्रेजेंट है, इसीलिए अर्थ को क्या कहा जाता है? यूनिक प्लैनेट कहा जाता है. There are several species of organisms that vary in size from microbes and bacteria to huge mammals. कि यहाँ पर small particle से लेकर huge mammals तक हर तरह के varieties of plants और animals, हर organisms present होते हैं. All the living organisms including humans are linked to each other and to the biosphere for survival. कि यहाँ पर जितने भी living organisms हैं, ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, सभी लोग क्या कर सकते हैं? सरवाइव कर सकते हैं और सभी क्या हैं? एक दूसरे से जुड़े हुए. द ऑर्गेनिजम्स इन द बायोस्फीयर में ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू प्लांट किंगडम एंड द एनिमल किंगडम. कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं बायोस्फीयर में उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. ठीक है, बायोस्फीयर के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. एक होता है आपका प्लांट किंगडम और एक है एनिमल किंगडम. ठीक है, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम. The 3 domains of the earth interact with each other and affect each other in some way or the other. For example, cutting of forest for fulfilling our needs of food or clearing land for agriculture may lead to fast removal of soil from slopes. Similarly, Earth's surface may be changed due to natural calamities like earthquake. For example, there could be submergence of land as happened in case of tsunami recently. कि जो जितने भी डोमेन्स हैं अर्थ के मेजर डोमेन्स कौन कौन से हैं? लैंड, वाटर एंड एयर. ये मेजर क्या है? डोमेन्स हैं. तो ये जितने भी डोमेन्स जो अर्थ सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है ये सब क्या हैं? इन सब से जुड़े हुए हैं. कौन? प्लांट, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स. ठीक है, जितना भी लैंड सरफेस है सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. कैसे? मोस्टली लैंड को यूज किया जाता है किसके द्वारा? प्लांट जो है वो कहाँ लगाई जाएगी? जमीन पर लगाई जाएगी. प्लांट्स को कौन यूज करता है? एनिमल्स यूज करते हैं. एनिमल से मिलने वाले प्रोडक्ट को कौन यूज करता है? ह्यूमन बींग्स यूज करते हैं. ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? फॉरेस्ट एरियाज जो लैंड सरफेस पर जो भी लकड़ियां होती है उनको यूज करते हैं ना. तो इसका मतलब क्या है? सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है. मोस्टली
There could be submergence of land as happened in the case of tsunami recently. Parts of Andaman and Nicobar Island were submerged underwater. Discharge of waste material into lake and river make the water unsuitable for human use. कि मोस्टली हम देखते हैं जैसे कि सुनामी वगैरह आना, बहुत तेज बाढ़ आ जाना, और ये सारी चीजें ये क्या करती है, पूरे जमीन को क्या करती है, अपने अंदर ले लेती है, सारी चीजें क्या करती है, सबमर्ज कर देती है, यानी कि सब चीज क्या है, वाटर से मिक्स हो जाता है। इसी तरीके से ये जो सबमर्ज हुआ है, इसमें क्या रीजन है, वेस्ट मटेरियल, जैसे कि हम जितना भी कचरा वगैरह होते हैं कहाँ डालते हैं, पानी के सोर्स के पास में अगर कोई कचरा वगैरह डाला जाता है तो उससे क्या होता है, हमारे जितने भी वाटर सोर्स है वो क्या होंगे, खराब हो जाएंगे, पीने का पानी क्या होगा, खराब हो जाएगा। हमने यही देखा ना कि हमारे पास जो फ्रेश वाटर है वो बहुत कम है, उनकी क्वांटिटी बहुत कम है हमारे पास। तो डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटेरियल इनटू लेक्स एंड रिवर मेक द वाटर अनसुटेबल फॉर ह्यूमन यूज। इट ऑल्सो डैमेज अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ। ये इससे क्या होता है कि जो भी वेस्ट मटेरियल जो हमारे पीने के पानी में अगर मिला दिया जाता है तो उससे क्या होता है, ह्यूमन बींग्स की जो लाइफ है वो मुश्किल हो जाती है। लोग क्या, अलग अलग डिजीज हो सकती है, उनसे अलग अलग तरह की बीमारियां फैल सकती है, तो ह्यूमन लाइफ जो है वो क्या है, डेंजर में आ सकती है। Emission from industries, thermal power plants and vehicles pollute the air. Carbon dioxide is an important constituent of air, but increase in the amount of carbon dioxide lead to increase in global temperature। कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होना उससे क्या हो सकता है, ह्यूमन बींग्स की लाइफ जो है वो खतरे में आ सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में किन किन चीज़ों से बढ़ती है, इंडस्ट्रीज का बढ़ना, पॉल्यूशन का फैलना, जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं जैसे जिसके अंदर जो एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए जाते हैं, जैसे आप देखोगे जो कचरा वगैरह जो जलाया जाता है उनसे जो धुआं निकलता है उससे क्या फैलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड फैलेगा, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एनवायरनमेंट में लार्ज क्वांटिटी में इंक्रीज होना भी बहुत ज़्यादा खतरनाक कहलाता है। उससे क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा हमारा। दिस इज टर्म्ड एज ग्लोबल वार्मिंग। और जब कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी हमारे एनवायरनमेंट में इंक्रीज होगी तो क्या बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होगी। देयर इज दस ए नीड टू लिमिट द यूज ऑफ रिसोर्स ऑफ द अर्थ टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर बिटवीन द डोमेन्स ऑफ द लिथोस्फीयर। तो इसीलिए हमारे जो मेजर डोमेन्स हैं अर्थ के, कौन कौन से, लैंड, वाटर एंड एयर, इनका हमें उतना ही यूज करना चाहिए जितना कि हमें जरूरत है। सिर्फ यही नहीं है कि हम पानी को एक लिमिट में यूज करें या फिर लैंड को हम एक लिमिट में यूज करें, बल्कि हम एयर को एक लिमिट में कैसे यूज कर सकते हैं, पॉल्यूशन ना फैलाकर, कि पॉल्यूशन जो है उसको कैसे रोका जा सकता है। पॉल्यूशन रोककर हम क्या कर सकते हैं, एक इकोलॉजिकल बैलेंस बना सकते हैं हमारे बायोस्फीयर पर, ठीक है, जिससे क्या होगा, प्लांट्स भी इजीली सर्वाइव करेंगे, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स भी, और जो एनवायरमेंट पॉल्यूट होगा वो भी धीरे धीरे क्या होने लगेगा, क्लीन होने लगेगा। सो बिटवीन द डोमेन्स ऑफ द लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर, तो इसीलिए हमें क्या है, एक इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने की जरूरत है, किसमें, लैंड, वाटर एंड एयर में। लैंड मीन्स लिथोस्फीयर, वाटर मीन्स हाइड्रोस्फीयर, एयर मीन्स एटमॉस्फेयर। अंडरस्टूड? सो सी द क्वेश्चन आंसर, व्हाट आर द फोर मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। फोर मेजर डोमेन्स कौन कौन से हैं अर्थ के, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। थ्री कंटिनेंट्स ऑफ द अर्थ, कोई भी थ्री कंटिनेंट्स बताने हैं आपको, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, आपको बताया है ना, उनमें से कोई भी थ्री कंटिनेंट्स आपको, सॉरी सारे कंटिनेंट्स बताने, जो 7 कंटिनेंट्स हैं वो सारे नाम आपको लिखने हैं। टू कंटिनेंट्स दैट लाई एंटायरली इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। ये मैप देखो, और इस मैप के अंदर आप देखो कि कौन से दो कंटिनेंट जो मोस्टली साउथर्न हेमिस्फीयर में है, इस मैप के अंदर, जो कि पेज नंबर 31 पर दिया हुआ है। कौन सा कंटिनेंट है जो साउथर्न हेमिस्फीयर में है, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका, ठीक है। नेम द डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर्स कौन कौन से हैं, पेज नंबर 35 पर देखो, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ये क्या है, हमारे एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर्स होते हैं। फिर है वाई इज अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाता है,
क्योंकि हमारा जो 3/4 पार्ट है दैट कवर्स वाटर, मोस्टली वाटर प्रेजेंट होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। वाई इज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कॉल्ड द लैंड हेमिस्फीयर? जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसे लैंड हेमिस्फीयर क्यों कहा गया है? क्यों कहा गया है इसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर? जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसे लैंड सरफेस क्यों बताया गया है? क्यों? क्योंकि हमारे अर्थ का जो ग्रेटर पार्ट है वो कौन से पार्ट में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। वाई इज बायोस्फीयर इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स? बायोस्फीयर जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्यों? क्योंकि यहाँ अर्थ के जो मेजर डोमेन्स हैं कौन कौन से, लैंड, वाटर एंड एयर प्रेजेंट है, जिनके कारण यहाँ पर लाइफ जो है वो पॉसिबल है, इसीलिए यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप, टिक द करेक्ट। द माउंटेन रेंज दैट सेपरेट्स यूरोप फ्रॉम एशिया। कौन सा माउंटेन रेंज यूरोप को एशिया से अलग करता है? द यूरल्स। द कंटिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज लिंक्ड टू साउथ अमेरिका। कंटिनेंट जो नॉर्थ अमेरिका है वो साउथ अमेरिका से किस चीज से जुड़ा हुआ है? इस्थमस से। द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ एटमोस्फियर बाई परसेंट इज नाइट्रोजन। द डोमेन्स ऑफ अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड रॉक्स, यानी कि जिसे हम सॉलिड रॉक्स फॉर्म में कहते हैं, तो एटमोस्फियर तो क्या है, एयर है, हाइड्रोस्फीयर वाटर है, तो हमारा रॉक सरफेस एरिया कौन सा हुआ, लिथोस्फीयर। विच इज द लार्जेस्ट कंटिनेंट? लार्जेस्ट कंटिनेंट कौन सा है, एशिया। द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ इज, अर्थ का डीपेस्ट पॉइंट जो है पैसिफिक ओशन में कौन सा है, मरीना ट्रेंच। आप लिखना चाहते हो तो लिख लो। फिलप्स में फर्स्ट है आपका मेरियाना ट्रेंच। फर्स्ट पॉइंट पर है आपका मेरियाना ट्रेंच, मरीना ही है, सॉरी, MARINA। ठीक है, नेक्स्ट है द डैश ओशन इज नेम्ड आफ्टर ए कंट्री। कौन से ओशन का नाम कंट्री के बाद में रखा गया? आपके कंट्री का नाम क्या है, इंडिया, और ओशन का नाम इंडियन ओशन। ठीक है, थर्ड है द डैश इज अ नैरो कॉन्टेक्ट जोन ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर दैट सपोर्ट लाइफ। कौन से पार्ट पर लाइफ सपोर्ट एलिमेंट्स प्रेजेंट है, बायोस्फीयर। फोर्थ पर है द कंटिनेंट ऑफ यूरोप एंड एशिया टुगेदर नोन एज, यूरोप और एशिया दोनों को मिलाकर क्या बनता है, यूरेशिया। ठीक है, फिफ्थ नंबर पर है द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑन द अर्थ। हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, ये आपके फिलअप्स हो गए। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 को थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं। टेक आउट पेज नंबर 39। चैप्टर नंबर 6 पेज नंबर 39, मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। चैप्टर नेम इज मेजर
लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। अर्थ के मेजर लैंडफॉर्म एरिया कौन कौन से हैं, इनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो, यू मस्ट हैव सीन सम ऑफ द लैंडफॉर्म फीचर एज शोन इन द फिगर 6.1। आपके बुक में जो चैप्टर स्टार्ट हुआ है उसमें नीचे देखो आप, ये पिक्चर बनी हुई है, इसमें मेजर लैंडफॉर्म्स यहाँ आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो इस पिक्चर को देखना और इसी से अपन चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। मेजर लैंडफॉर्म्स इस पेज के ऊपर इस ड्राइंग में हम देख रहे हैं। यू विल नोटिस दैट द सरफेस ऑफ अर्थ इज नॉट द सेम एवरीवेयर, कि हमारा अर्थ सरफेस जो है वो एक जैसा नहीं है ना। कहीं पर पानी है, कहीं पर माउंटेन्स हैं, कहीं पर प्लेन है, कहीं पर लैंडफॉर्म बना हुआ है। तो अलग अलग एरिया जो है वो सरफेस है अर्थ का, वो हम देखते हैं। द अर्थ हैज एन इनफिनाइट वेराइटी ऑफ लैंडफॉर्म, बहुत सारे लैंडफॉर्म्स हैं इसके पास में। जैसे कि सम पार्ट्स ऑफ द लिथोस्फीयर में बी रग्ड एंड सम फ्लैट, कहीं पर तो हम बहुत बड़े बड़े रॉक्स देखते हैं और कहीं पर हमें डिजर्ट एरिया देखने को मिलता है, फ्लैट एरिया देखने को मिलता है ना। These landforms are a result of two process. ये जो landforms हैं ये two process से complete होते हैं। You will be amazed to know that the ground you are standing on is slowly moving. कि हम जिस जमीन के ऊपर खड़े वो स्टेबल नहीं है, बल्कि क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, घूम रहा है। Within the earth, a continuous movement is taking place. The first or the internal process lead to the upliftment and sinking of the earth surface at several places. कि ये तो हम सभी जानते हैं कि जो अर्थ है वो रोटेट करता है, सन के चारों तरफ रोटेट करता है ना। वो रोटेशन रिवोल्यूशन अलग चीज है, लेकिन अर्थ के जो इंटरनल पार्ट के अंदर जो मूवमेंट हो रही है, यानी कि अर्थ अभी भी क्या हो रहा है, इसके इंटरनल पार्ट में क्या हो रही है, प्रोसेसिंग चल रही है, मीन्स मूवमेंट चल रहा है। ठीक है। द सेकेंड ऑन द एक्सटर्नल प्रोसेस इज द कंटिन्यूअस वियरिंग down and rebuilding of land surface. The wearing away of the earth surface is called erosion. यानी कि जो मूवमेंट होता है, कई बार आप देखोगे कि कोई माउंटेन है, वहां से बड़े बड़े पत्थर जो है वो गिरने लगते हैं, तो माउंटेन का जो शेप होता है वो कम हो जाता है, कम हो जाता है ना। और कहीं पर वो मिट्टी और जो वो पत्थर है जमा होने लगते हैं, तो धीरे धीरे कहीं और माउंटेन जो है वो बनने लगता है। तो जो माउंटेन पहले था वो धीरे धीरे दूसरे फॉर्म में चेंज हो गया। तो ये जो चेंजमेंट है, ये जो मूवमेंट है किसका, सॉइल और रॉक्स का, इसे हम क्या कहते हैं, इरोजन कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, इरोजन। द सरफेस इज बीइंग लोवर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड रीबिल्ट बाय द प्रोसेस इज कॉल्ड डिपोजिशन। अब इरोजन और डिपोजिशन क्या होता है, सपोज ये माउंटेन है, इस माउंटेन पे अभी हमने क्या पढ़ा कि अर्थ के इंटरनल पार्ट के अंदर हमेशा क्या होती है, मूवमेंट होती है। मूवमेंट से क्या होगा, कभी इसमें से कोई रॉक गिरेगा, कभी इसकी मिट्टी गिरेगी, तो धीरे धीरे इसका जो शेप है वो कैसा हो जाएगा, वो तो इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ से जो रॉक्स और सॉइल जो है वो जहाँ पर जाकर स्टोर हो रहे हैं, धीरे धीरे इसका शेप कैसे हो जाएगा, बढ़ने लगेगा, बढ़ने लगेगा ना। यहाँ से जो सॉइल और रॉक्स मूव हुए तो वो क्या कहलाता है, इरोजन कहलाता है। यहाँ से सॉइल और रॉक जहाँ जाकर डिपॉजिट हो गए, जहाँ जाकर जमा होने लग गए, वो पोजीशन क्या कहलाती है, डिपोजिशन कहलाती है। ठीक है, वो क्या कहलाता है, डिपोजिशन कहलाता है। These two processes are carried out by running water, ice and wind. और ये जो प्रोसेस है ये किससे हो सकता है, या तो कोई वाटर फ्लो हो रहा है, पानी जो रिवर फ्लो होगी, पानी आएगा बारिश का, बारिश के पानी के साथ साथ ये धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, गिरने लगते हैं, कहीं से मिट्टी चली जाएगी, पत्थर चला जाएगा। या फिर तेज हवा के साथ जो है वो इरोजन होता है और कहीं जाके डिपॉजिट होता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है वो किससे हो सकता है, वाटर से और या फिर विंड से। ठीक है, ये जो इरोजन डिपोजिशन पोजिशन है, ये दो सिचुएशन किन किन चीजों से बनता है, या तो विंड से और या फिर वाटर से। ठीक है, विंड या वाटर से। Broadly, we can group different landform depending on elevation and slope as mountain, plateaus and plains. यानी कि जो पोजीशन जिसकी है
उनके शेप के अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग जो हमारा लैंड फॉर्म है उनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, और वो उसका नाम क्या है? माउंटेन, प्लेटूज एंड प्लेन्स। ठीक है। जो फर्स्ट टॉपिक है अपना, माउंटेन। ए माउंटेन इज एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। द माउंटेन में हैव ए स्मॉल समिट एंड ए ब्रॉड बेस। इट इज कंसिडरेबली हायर देन द सराउंडिंग एरिया। कि हमारे आसपास जो सराउंडिंग एरियाज होता है उनसे इनकी शेप कैसी होती है? हायर होती है। इसका जो बेस होगा ये क्या होगा? ये वाइडर होता है। और जैसे जैसे इसकी हाइट होती है वैसे वैसे इसका जो बेस है वो कैसा हो जाता है? छोटा हो जाता है ना। इसका जो शेप है वो एंगल शेप में बन जाता है। ठीक है। इट इज कंसिडरेबली हायर देन द सराउंडिंग एरिया। कि हमारी जो जमीन है, हमारा जो लैंड सरफेस है, उससे इनकी हाइट कितनी होती है? ज्यादा होती है। इनकी जो हाइट्स होती है वो ज्यादा होती है। सम माउंटेन्स आर इवन हायर देन द क्लाउड्स। यानी कि कुछ माउंटेन्स ऐसे होते हैं जो क्लाउड्स तक भी पहुंच सकते हैं, कि जहां बादल होते हैं ना वहां तक भी इनकी जो चोटी होती है वो पहुंच सकती है। एज यू गो हायर द क्लाइमेट बिकम्स कोल्डर। और जैसे ही हम ऊपर चढ़ते हैं, यहाँ अगर हमें गर्मी लग रही है, जैसे जैसे हम हाइट्स पर चढ़ेंगे यहाँ क्लाइमेट कैसा होता है? कोल्ड होता है ना। क्योंकि जैसे ही हम हाइट्स पर जाते हैं टेम्परेचर क्या होने लगता है? कम होने लगता है। टेम्परेचर जो है वो कम होने लगता है। इन सम माउंटेन्स देयर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस। कुछ ऐसे माउंटेन्स होते हैं जिन पे परमानेंटली रिवर्स फ्लो करती है, नदियां फ्लो करती है ना। जो किससे बनी होती है? आइस से। आइस फॉर्म में रिवर्स जो है वो फ्लो करती है। दे आर कॉल्ड ग्लेशियर्स। यानी कि जो बर्फ के जो पहाड़ होते हैं ना उन्हें हम क्या कहते हैं? ग्लेशियर्स कहते हैं। ठीक है। बर्फ के जो पहाड़ होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ग्लेशियर्स कहते हैं। टीवी में देखा होगा ना आप लोगों ने, है ना। देयर आर सम माउंटेन्स यू कैन नॉट सी एज दे आर अंडर द सी। और कुछ माउंटेन्स कहाँ होते हैं? सीज के अंदर। यानी कि जो समुद्र होता है उसके अंदर भी कुछ माउंटेन्स प्रेजेंट होते हैं। बिकॉज ऑफ हार्श क्लाइमेट लेस पीपल लिव इन द माउंटेन एरियाज। कि वहाँ का क्लाइमेट जो है वो सुटेबल नहीं होता रहने के लिए, क्योंकि कहीं पर भी कभी भी इरोजन हो सकता है। अगर सपोज हम किसी भी माउंटेन्स के पास में अगर रह रहे हैं और कोई भी सॉइल और जो रॉक्स है उनका इरोजन होगा तो क्या हो सकता है? यहाँ पर डैमेजेस हो सकते हैं, नुकसान हो सकता है, लोगों की जान जा सकती है। तो जिसके कारण यहाँ पर क्लाइमेट जो है वो रहने लायक नहीं होता। लेस पीपल लिव इन द माउंटेन एरियाज। माउंटेन एरियाज में बहुत कम लोग रहते हैं। सिंस द स्लोप्स आर स्टीप लेस लैंड इज अवेलेबल फॉर फार्मिंग। कि यहाँ पर जो माउंटेन है इसका स्लोप कैसा होता है? इस तरीके से। तो यहाँ पर फार्मिंग नहीं कर सकते, खेती नहीं कर सकते ना। फार्मिंग जो है वो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए यहाँ पर लोगों की जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम रहती है। Less people live in the mountain area since the slopes are steep, less land is available for farming. यहाँ पर जो जमीन है वो बहुत कम होती है फार्मिंग के लिए, इसीलिए यहाँ पर बहुत कम पॉपुलेशन देखी जाती है। माउंटेन्स में भी अरेंज्ड इन ए लाइन नोन एज रेंज। कि कुछ माउंटेन्स कैसे होते हैं? अरेंज फॉर्म में। अरेंज फॉर्म में मीन्स आप देखोगे कंटिन्यूस कई माउंटेन्स इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं ना, ऐसे प्रेजेंट, है ना। इन्हें हम क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। ये क्या कहलाते हैं? रेंज। Many mountain systems consist of a series of parallel range extending over hundreds of kilometers. The Himalayas, the Alps, the Andes are mountain range of Asia. एशिया के जो माउंटेन रेंज है वो कौन कौन से हैं? हिमालय, अल्प्स और अंदेश। यूरोप एंड साउथ अमेरिका रिस्पेक्टिवली। माउंटेन्स वेराई इन देयर हाइट एंड शेप। कि माउंटेन्स जो होते हैं उन सभी की हाइट्स एक जैसी नहीं होती, शेप एक जैसा नहीं होता, सब एक दूसरे से अलग होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन।
कौन कौन से हैं? फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन एंड वॉल्केनिक माउंटेन्स। की माउंटेन्स जो हैं उनको 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। माउंटेन्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है आपका फोल्ड माउंटेन, सेकेंड है ब्लॉक माउंटेन और थर्ड है वॉल्केनिक माउंटेन्स। थर्ड है आपका वॉल्केनिक माउंटेन्स, ठीक है। ये 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन्स हैं। द हिमालय माउंटेन एंड द अल्प्स एंड यंगफोल्ड माउंटेन विथ रग्ड रिलीफ एंड हाई कोनिकल पीक। द अरावली रेंज इन इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन। ये जो फोल्ड माउंटेन है इसका एग्जाम्पल क्या है? अरावली। अरावली रेंज जो है वो इसका एग्जाम्पल है, जिसे फोल्ड माउंटेन कहा जाता है। द रेंज हैज कंसिडरेबली वर्न down due to the process of erosion. The Appalachians in North America and Ural Mountain in Russia have rounded feature and low elevation. They are very old fold mountains. यानी कि ये जो अरावली माउंटेन्स है ये भी क्या है? ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है। और धीरे धीरे इरोजन के कारण, यानी कि यहाँ से जो सॉइल और रॉक्स जो इरोड होते जा रहे हैं, इरोजन के कारण इनका जो शेप है वो क्या हो चुका है? बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। नेक्स्ट आता है आपका ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन्स आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरियाज आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली। यानी कि पर्टिकुलर बहुत बड़े एरिया को जब क्या किया जाता है? ब्लॉक किया जाता है। द अपलिफ्ट ब्लॉक्स आर टर्म्ड एज होस्ट एंड द लोवर्ड ब्लॉक्स आर कॉल्ड ग्रेबन। जैसे कि देखो आपके बुक में ये पिक्चर बनी हुई है ना? इस शेप के अंदर जो इसका अपर पार्ट है उसे तो क्या कहा जाता है? होस्ट कहा जाता है। और जो इसका लोअर पार्ट है उसे ग्रेबन कहा जाता है। ये जो शेप है माउंटेन का जिसको फिल किया जाता है, मोस्टली जो लार्ज एरिया जो है जिसको क्रिएट किया जाए वो ब्लॉक माउंटेन कहलाते हैं। जैसे कि सपोज यहाँ पर ये ब्लैंक सरफेस है जिसको फिल किया गया और जिससे माउंटेन्स को क्रिएट किया गया इस तरीके से, ठीक है। इसका ये जो अपर पार्ट है ये तो क्या कहलाएगा? होस्ट कहलाता है, HORSTS। और ये जो लोअर पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं? गार्बेन कहते हैं, GRABEN, ग्रेबन, जिनको फिल किया जाता है कि जो एम्प्टी सरफेस एरिया है उसको फिल करना, इसे ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। द राइन वैली एंड द वोस्जेस माउंटेन इन यूरोप आर एग्जाम्पल ऑफ सच माउंटेन सिस्टम। कि यूरोप के अंदर जो राइन वैली और वोस्जेस माउंटेन जो है ये एग्जाम्पल है किसके? ब्लॉक माउंटेन्स के। लोकेट देम ऑन द वर्ल्ड मैप इन द एटलस एंड फाइंड आउट सम मोर एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ लैंडफॉर्म। नेक्स्ट आता है आपका वॉल्केनिक माउंटेन आर फॉर्म ड्यू टू वॉल्केनिक एक्टिविटी। वॉल्केनिक एक्टिविटीज क्या है? जैसे कि जो हमारा अर्थ सरफेस है इसके इनर पार्ट में क्या होते हैं? मूवमेंट होती है, मूवमेंट होती है ना। तो मूवमेंट होने के कारण क्या होता है? धीरे धीरे जब ये इतना ज़्यादा हीट बढ़ जाएगा तो ये क्या है? एक वॉल्केनिक रूप में, वॉल्केनो देखा ना आपने, उसमें से कैसे हीट बाहर निकलती है ना। तो उसी हीट के कारण ये वॉल्केनिक माउंटेन्स जो है वो फॉर्म होते हैं, ठीक है। कंटिन्यूस जो वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं उनसे। माउंट Kilimanjaro in Africa and Mount Fujiyama in Japan are the example of such examples। कि जापान और अफ्रीका के अंदर ये जो माउंटेन्स हैं ये इसके एग्जाम्पल हैं किसके? वॉल्केनिक माउंटेन्स के। माउंटेन्स आर वेरी यूजफुल एंड द माउंटेन्स आर ए स्टोर हाउस ऑफ वाटर। ये माउंटेन्स जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं और इन्हें स्टोर हाउस ऑफ वाटर कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर क्या वाटर स्टोर किए जा सकते हैं। Many rivers
वाटर, इसको स्टोर हाउस ऑफ वाटर क्यों कहा गया है? क्योंकि मेनी रिवर्स हैव देयर सोर्स इन द ग्लेशियर इन द माउंटेन, क्योंकि माउंटेन्स में हम देखेंगे कि बहुत सारे रिवर्स, बहुत सारी नदियां निकलती हैं माउंटेन से, ग्लेशियर्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं, एंड रिजर्वॉयर्स आर मेड एंड द वाटर इज हार्नेस्ड फॉर द यूज ऑफ पीपल। यहाँ पर रिजर्वॉयर्स बनाए जाते हैं। रिजर्वॉयर क्या होता है? जहाँ पर बारिश के पानी को स्टोर किया जाता है ना, उसको कलेक्ट करना, जो रिवर वाटर है इसको कलेक्ट करना, वो रिजर्वॉयर कहलाता है। ठीक है। वाटर फ्रॉम द माउंटेन इज ऑल्सो यूज्ड फॉर, जो माउंटेन वाटर है उनको यूज किया जाता है किसके लिए? इरिगेशन के लिए और या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। द रिवर वैलीज एंड टेरेस आर आइडल फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, कि जो रिवर वैलीज होती हैं, जो छोटे छोटे जो पहाड़ होते हैं उनसे जो नदियां निकलती है, तो वो किसके लिए सुटेबल होते हैं? क्रॉप्स के लिए, क्रॉप्स कल्टीवेशन के लिए वो एरिया सबसे ज्यादा अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि वहां पानी इजीली अवेलेबल होता है। द फॉरेस्ट प्रोवाइड, माउंटेन्स हैव ए रिच वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, कि माउंटेन्स जो होते हैं उनमें अलग अलग तरह के प्लांट्स हमें मिलते हैं, एनिमल्स वहाँ मिलते हैं। एंड द फॉरेस्ट प्रोवाइड, और उन जंगलों से क्या क्या चीज़ें मिलती है हमें? लकड़ियाँ मिलती है, वहाँ पर उन लकड़ियों को काट कर लोग रहते भी हैं, है ना। तो फूड, फ्यूल, फॉडर, शेल्टर एंड अदर प्रोडक्ट्स, और उसके अलावा क्या क्या चीज़ें मिलती है? गम, रेजिन्स एक्सेट्रा। माउंटेन प्रोवाइड एन आइडलिक साइट फॉर टूरिस्ट, माउंटेन्स जो है लोग क्या करते हैं? घूमने जाते हैं पहाड़ों के ऊपर कई लोग। दे विजिट द माउंटेन फॉर देयर सीनिक ब्यूटी, यानी कि सुंदर लगता है ना देखने में, तो लोग क्या करते हैं? घूमने के लिए जाते हैं। जैसे कि आप देखो इस बुक के अंदर जो पिक्चर बनी हुई है माउंटेन की, दिखाई दे रही है आपको? ये वॉल्केनिक माउंटेन्स हैं जो वॉल्केनिक इरप्शन से बने हुए हैं। और ये देखो ये वॉल्केनो का पिक्चर यहाँ दिया हुआ है कि जो मूवमेंट हो रहा है अर्थ के ऊपर, उस मूवमेंट से किस तरीके से ये वॉल्केनोज जो है वो बाहर आते हैं और इनसे एक माउंटेन फॉर्म होता है। लैंड सरफेस जो है वो क्या होता है? अलग अलग फॉर्म में चेंज होने लगता है। सेवरल स्पोर्ट्स लाइक पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग एंड स्कीइंग आर पॉपुलर इन माउंटेन, माउंटेन एरियाज में किस तरीके के जो गेम्स हैं, स्पोर्ट्स हैं, वो खेले जाते हैं? पैराग्लाइडिंग, हैंड ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग और स्कीइंग। ठीक है। तो यहाँ तक आपको अपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, और इससे पहले वाला जो चैप्टर है 5 वाला, उसके क्वेश्चन आंसर्स जो है वो मैं आपको सेंड करूंगी, जिसको आपको अपने नोटबुक में लिखना है। ठीक है।